हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितिन शर्मा। दोस्तों, हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन 45 डेज का है, जिसके अंदर हम 10th डे पर पहुंच चुके हैं। दिस इज अवर 10th डे लेक्चर नंबर 2 बाय एंडियशर। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर रिगार्डिंग आइसोमेरिज्म पार्ट 3। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन नीट ने हर साल पूछे हैं, जेईई मेंस ने हर साल। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। तो इससे पहले मैंने अब एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो मैंने अभी 50 मिनट के लेक्चर के अंदर 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें उसको। अगर वीडियो लेंथी हो जाता है तो लोग देख नहीं पा रहे हैं, कुछ अवॉइड करते हैं। तो मैंने क्या किया है, पार्ट 1 के अंदर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैंने डे 9 के लेक्चर नंबर 1 में डाल दिए। ठीक है, और पार्ट 2 के अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉटोमेरिज्म आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ भी पैकेज में दिया है। तो मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म ये अलग लेक्चर बना दिया है। तो डे 9 लेक्चर 1 एंड डे 10 लेक्चर 1। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डे 10 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो जीओसी आइसोमेरिज्म पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये हो गए, और अब डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म का पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 4 में हम अब तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे पीवाईक्यू सेशन में ले लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब मेरे को एक बात बताइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी। इट इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। स्पेस में जो 3D अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, उसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल और केवल कहता है किससे रिलेट करता है? टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, having similar physical or chemical properties but differ with each other only behavior towards plane polarized light। अगर जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं either in left direction or right direction, these are optically active, and those compounds which are unable to rotate the plane polarized light, that is called optically inactive। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही फिनोमेना है भाई, दो कंपाउंड जिनका आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ बिहेवियर अलग अलग हो, उसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्वेश्चन सीधा फंडामेंटल में लेके जाता हूं भाई। अब क्या बोला था मैंने? जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाते हैं वो तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाते वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि सर हमें ये बता दीजिए हम किस कंडीशन में मानेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और किस कंडीशन में माने कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम सीधे फंडामेंटल पे आएंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्या है कि टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ए कंपाउंड must obey या must satisfy two conditions। ध्यान से सुनना, ही बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर बनेगा। जिसको ये फंडामेंटल 2 कंडीशन वाला समझ में आ गया, उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर नीट के अंदर तो क्वेश्चन का भी गलत नहीं होंगे, आई गारंटी। ठीक है, क्योंकि नीट में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हालांकि जेईई मेंस का थोड़ा स्टैंडर्ड अप रहता है, तो जेईई मेंस के लेवल के ऊपर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे आएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन, राइट में रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो होता है, लेफ्ट में रोटेट करता है तो लीवो होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, आपको बता दूं मैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अगर मैं बात करूं सही मायने में, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है ना, वो अपने 2 फॉर्म में मिलते हैं, एक डी फॉर्म में एक एल फॉर्म में। डी फॉर्म को बोलते हैं डेक्स्ट्रो और एल फॉर्म को बोलते हैं लीवो, LAEO। लीवो को पूरा नाम है लीवो रोटेटरी और डी का पूरा नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
जो those compounds which rotate the plane porous light in right direction, these are called dextrorotatory, and those compounds which rotate the plane porous light in left direction, these are levorotatory, and those compounds which do not rotate the plane porous light in either direction, these are optically inactive. उनको क्या बोल देंगे हम? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। मतलब वो कंपाउंड है ना, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो दो कंडीशन आपको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले, इट मस्ट नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। उस कंपाउंड में किसी प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट का मतलब क्या होता है? 3D में चले जाओ, तीन होते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब अगर कंपाउंड के अंदर अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसकी सबसे पहली कंडीशन है उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री ना हो। अब किसी को डाउट होता है, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कंपाउंड में सिमेट्री ना हो? सिमेट्री का मतलब है a compound can be divided into two equal half by any of the symmetry element। अगर किसी कंपाउंड को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हो किसी सिमेट्री एलिमेंट के थ्रू, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो सेंटर हो, पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, उसके थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, तब तो सिंपल सा फंडा है वो कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसके लिए फंडामेंटल समझ लो ना। इसका मतलब क्या हो गया? इट मस्ट कंटेन ए कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो एक कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है? और वो कंपाउंड फिर क्या कहलाएगा? और उस कायरल कार्बन को एक नाम से जाना जाता है, अभी लिख देता हूं ऊपर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई क्या होगी? अगर किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करनी है तो उस कंपाउंड में या तो कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? इट मस्ट कंटेन ए कायरल सेंटर, उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए। अब कायरल सेंटर का मीनिंग समझाता हूं आपको। अगर जिस बंदे को कायरल सेंटर का मीनिंग समझ में आ गया, उसके सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। चलिए देखिए, अगर कोई कार्बन है, उसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ये कोई टेट्राहेड्रल कार्बन है, ठीक है? उसके साथ चार ग्रुप अटैच है। मैं कह देता हूं चार में से ये ग्रुप है, ये बिलो द प्लेन है, ये बी जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, ऐसे बना दिया, ठीक है? और ए और डी जो प्लेन में, समझ पा रहे हो? इसका मतलब इस कंपाउंड में चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ए बी सी डी। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन की डेफिनेशन क्या होगी? इफ ए कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। और किसी कंपाउंड में अगर कायरल कार्बन है तो आप उस कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते बाय एनी ऑफ द प्लेन, किसी प्लेन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल इस कार्बन की जगह मैंने फ्लोरीन कर दिया, यहाँ क्लोरीन कर दिया, यहाँ ब्रोमीन कर दिया, और यहाँ आयोडीन कर दिया। अब इस कंपाउंड में आप कोई भी सिमेट्री एलिमेंट बता दो जिसको दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, नहीं कर सकते ना? डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में क्या शो करेगा? डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? तो ये कंपाउंड में कायरल सेंटर होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसका बहुत वंडरफुल दो एग्जांपल देता हूं, इसके दो एग्जांपल लेता हूं, और वो दोनों एग्जांपल है ना नीट ने पूछे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने है दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन। आपसे कहते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव। 2-क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? अरे भाई साहब इसमें कायरल सेंटर है। क्या इसमें कायरल सेंटर? देखो ये रहा, इस कार्बन को स्टार लगा देता हूं। ये कार्बन चारों तरफ से मिथाइल ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। ये कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक क्लोरो है, और एक हाइड्रोजन है। तो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को मैंने बोला था एक डिफरेंट नाम से जाना जाता है, कायरल कार्बन। इट इज आल्सो नोन एज कायरल सेंटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन।
एसिमेट्रिक का मतलब है इस कंपाउंड में आप किसी प्रकार की सिमेट्री एलिमेंट पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो दिस इज कॉल्ड बी एसिमेट्रिक कार्बन। तो अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन नजर आ जाए तो दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, दैट वाई। और ये एक सेंटर की बात है, एक कायरल सेंटर की बात है, ठीक है। तो ये कंपाउंड में आ गया ऑटोमेटिकली, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्लियर है। और एक एग्जांपल और दे दूं आपको, सुनिए, एक एग्जांपल और है मेरे पास। दिस इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH COOH, क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखो 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी है और प्रोपेनोइक एसिड, और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को बनने में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अब देखो ये कार्बन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ कार्बोक्सिलिक, एक तरफ OH, एक तरफ H, चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो लैक्टिक एसिड, ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां पे OH कर दो, ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, 2 chlorobutane, lactic acid, all these 3 compounds are optically active due to presence of chiral center, and chiral center is that carbon which is attached to 4 different groups, so none of the symmetry element can divide it into 2 equal half, that's why this compound will be optically active। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी, ठीक है, कि कंपाउंड में किसी प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट ना हो। और ये कब पॉसिबल है कि कंपाउंड में जब एक chiral center हो, तो वो चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो सिमेट्री एलिमेंट पास हो ही नहीं सकता। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई। और इस पहली कंडीशन के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन नीट ने पूछे हुए हैं, आप चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर में जाके, और वो तो आपसे डिस्कस करूंगा ही करूंगा मैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अगर मैं यही क्वेश्चन दे देता आपको, एक क्वेश्चन आ गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टू ओल, एक मैंने कह दिया लैक्टिक एसिड, ठीक है, एक मैंने कह दिया 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, और एक मैंने लिख दिया ग्लाइसिन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बता दीजिए ना, जिनको नॉलेज है वही बता सकता है। अब इन चारों में से पूछ लूं कि आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब जिसको इसका क्राइटेरिया पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने का, ऑप्टिकल एक्टिविटी ना देखने का, वही बंदा इस पॉइंट को क्लियर कर सकता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं, ब्यूटेन टू ओल, लैक्टिक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटेन और ग्लाइसिन। अब जिस बंदे को ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर नहीं पता ना, वो एक क्वेश्चन में अड़ जाएगा। क्या कैसे? क्योंकि उसको ब्यूटेन टू ओल पता है, ब्यूटेन टू ओल में कायरल सेंटर होता है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। लैक्टिक एसिड अभी बताया सर ने, इसमें कायरल सेंटर होता है, तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। 2 क्लोरोब्यूटेन अभी सर ने बताया है, इस कंपाउंड में भी कायरल सेंटर होता है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ग्लाइसिन पता है क्या होता है, आप अगर आपने अमीनो एसिड सुने हो, अमीनो एसिड मेडिकल वाले जानते होंगे, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है अमीनो एसिड। और आपके एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर, कि विच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, और 20 अमीनो एसिड होते हैं, आपको पता हो गया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ध्यान रखना, आपसे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि 20 के 20 अमीनो एसिड होते हैं ना, उनमें से ग्लाइसिन को छोड़कर सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बिकॉज दीज आर अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। बट ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर होती है, ग्लाइसिन क्या होती है, अमीनो एसिड के एक अमीन ग्रुप आता है NH2, एक आता है बीच में CH2, और फिर आता है COOH। ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है। इट इज विजिबल टू यू? यस, विजिबल है। अब देखो इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस कार्बन पे ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, लेकिन 2 हाइड्रोजन एक साथ एक जैसे आ गए, तो 2 सिमिलर एटम्स आ गए ना, ये 2 क्या आ गए, सिमिलर एटम्स आ गए, तो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ध्यान रखना, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स ओनली ग्लाइसिन इज द अमीनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड all अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो इन चारों में से पूछा था विच कंपाउंड इज ए कायरल। आपसे अभी पूछ सकते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे जरूरी है पूछे कि आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे ये भी तो पूछ सकते थे कि आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड विच इज ए कायरल। कायरल ना हो भाई, कायरल वो होता है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो। उस कंपाउंड में चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, मतलब दिस कार्बन इज नॉट ए कायरल कार्बन, दिस इज ए कायरल कार्बन। ठीक है, तो दिस विल बी ए कायरल कंपाउंड।
तो दिस विल बी द ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसका मतलब मैंने नीट का एक क्वेश्चन तो कवर कर दिया। अगर यहां से पूछेगा तो यहां से पूछ लेगा डेफिनेटली। चलिए अब बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि यही एक मात्र क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपको मैं एक ऐसे एग्जांपल भी दे सकता हूं कि कंपाउंड में कायरल सेंटर होने के बावजूद भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। भाई हमने एक क्राइटेरिया तो पढ़ लिया, अब जितने बच्चे हैं वो एक क्राइटेरिया के पीछे पड़ जाएंगे कि सर कंपाउंड में कायरल सेंटर तो है, और कायरल सेंटर को देख के कह देंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है। वो क्या कह देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं कि कंपाउंड में कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। तो इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया। सोल का मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, SOLE, ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब है दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। और वो कंडीशन सुनो ध्यान से क्या है। वो कंडीशन है इट मस्ट फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। वो क्या बनाए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए। अब मोस्टली बच्चों को तो इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता कि सर हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती क्या है। ठीक है, जिसको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया वो दूसरी कंडीशन को भी समझ जाएगा और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स के अंदर निकालने में कभी गलती नहीं करेगा। मतलब हमेशा एक फैक्टर को पकड़ के बैठ जाते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने में। ध्यान रखना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। ये सेटिस्फाई हो रही है, वो नहीं हो रही, इसका मतलब इनएक्टिव है। वो सेटिस्फाई हो रही है, ये नहीं हो रही, तो वो भी इनएक्टिव है। तो बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। इट मींस those compounds, some compounds are still optically inactive even presence of chiral center। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। आपको एग्जांपल दूं ऐसा? बिल्कुल दूंगा एग्जांपल। देखो सर हमें एक ऐसा एग्जांपल देके बताओ आप कि जो आप प्रूव करना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने क्या बोला है? एक कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है। देखो एक कंपाउंड दे दिया मैंने COOH, CHOH, CHOH और COOH। आपको साफ नजर आ रहा होगा ये कंपाउंड पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। यहां से अगर देखो तो सिमेट्रिकल है ना। अब देखो इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन, पहले अगर मैं कह दूं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड कार्बन पे देखो ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है और ये नीचे वाला ग्रुप भी डिफरेंट है। थर्ड कार्बन पे देखो ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है और ये फोर्थ सारा ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन दोनों कायरल सेंटर है। दोनों क्या है? कायरल सेंटर। मतलब इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है। तो ये तो आपको लगेगा सर ये तो ऑप्टिकल एक्टिव होना ही होना चाहिए। आप एक सेंटर की बात करते थे, यहाँ तो दो सेंटर है, लेकिन इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। कारण इस कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई साहब। देखो इस कंपाउंड के अंदर अगर आप पेपर के प्लेन में आप ये पास कर दो तो आप ये देखो, जैसे यहाँ पे मिरर लगा दो, मिरर का प्लेन, यहाँ मिरर लगा दो, इस OH की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। इस H की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। और इस COOH की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और मैंने बोला था अगर कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करनी है तो कंपाउंड में किसी प्रकार की सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये कंपाउंड पता है क्या है? टार्टरिक एसिड का मीजो फॉर्म है। इसको बोलते हैं मीजो टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मीजो टार्टरिक एसिड। ध्यान रखना बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है नीट वालों के लिए और जेईई मेंस वालों के लिए कि मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्दो इट हैज टू कायरल सेंटर। हालांकि इसके पास दो कायरल सेंटर है बट स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये फिर भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोस्तों इसका मीनिंग समझा देता हूं क्यों है।
इसका मीनिंग बता देता हूं, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। पहली बात तो इस कंपाउंड में प्लेनो सिमेट्री है। पहला एप्रोप्रिएट रीजन तो क्या मिलेगा, मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्दो इट हैज 2 chiral सेंटर, 2 chiral सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कारण बिकॉज इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस कंपाउंड में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पहला पॉइंट। और दूसरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से पता है क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के आधे हाफ की, दिख रहा है आपको, इस मॉलिक्यूल का आधा हाफ, ये देखो मॉलिक्यूल के 2 हाफ कर दिए मैंने, एक हाफ ये, एक हाफ ये, इस आधे हाफ की मिरर इमेज ये दूसरा हाफ है। देखो अगर यहाँ पे मिरर लगा दूं मैं, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया तो इस OH की इमेज यहाँ बनेगी, इस H की इमेज यहाँ बनेगी और COOH की इमेज यहाँ बनेगी। और ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूल का 1 हाफ दूसरे अनदर हाफ की मिरर इमेज बन जाए, उस कंपाउंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना लगता है, उस फिनोमेना का नाम है इंटरनल कंपनसेशन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इंटरनल कंपनसेशन आपसे पूछ ले, एक ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि मीजो टार्टरिक एसिड या मीजो कंपाउंड की बात करना, ध्यान रखना, मीजो कंपाउंड्स, अगर किसी कंपाउंड में 2 chiral सेंटर हो, देखो मीजो कंपाउंड मिलेंगे, मीजो कंपाउंड को पहचानने का तरीका सिखाता हूं। मीजो कंपाउंड में एक तो ध्यान रखना, chiral सेंटर 2 मिलेंगे। कितने chiral सेंटर मिलेंगे, 2। और कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, कंपाउंड क्या होगा, सिमेट्रिकल, ताकि मॉलिक्यूल का एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज बन सके। और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मतलब इस मॉलिक्यूल का आधा हाफ है, इस मॉलिक्यूल का 1 हाफ, अगर इसमें रोटेशन की वजह से डेक्स्ट्रो रोटेशन आ रही है, डेक्स्ट्रो क्या आ रही है, डेक्स्ट्रो, तो इस मॉलिक्यूल का आधा हाफ है ना, वो कैसी रोटेशन देगा, लीवो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है डेक्स्ट्रो और लीवो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है। डेक्स्ट्रो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, लीवो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन इस मॉलिक्यूल के आधे हाफ ने जो रोटेशन की है ना, वो अनदर हाफ रोटेशन कैंसिल कर देगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आई मेरी बात? इस पूरे कॉन्सेप्ट का मैं वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरे एक एक वर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं कि मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्दो इट हैज 2 chiral center. Its optically inactivity is due to the phenomena of internal compensation. And what is internal compensation? Internal compensation is that when the 1 half of the molecule it just the mirror image of another half of the molecule. So the rotation caused by 1 half of the molecule is equally cancelled by another half of the molecule. So that's why due to internal compensation this मीजो compounds are optically inactive. याद रखना, भूलना मत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया कौन कौन समझ में, इसका मतलब, और इसकी मिरर इमेज भी है ना, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी, इसलिए इस वजह से भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल का कंसेप्ट समझाता हूं। देखो सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, मैं इंग्लिश के 2 लेटर लिखता हूं, एक है मेरे पास ए, एक है के, ठीक है, एक एन और एक डी। जैसे मेरा नाम है नितेश दत्त शर्मा, NDS, ए और के लिख दिया मैंने। जैसे ए के आगे मिरर लगाओ तो इसकी ए की मिरर इमेज क्या बनेगी, ए ही बनेगी। बिल्कुल हूबहू तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन मिरर में तो बिल्कुल हूबहू नजर आएगी। के की मिरर इमेज क्या बनेगी, ये मिरर है भाई, ये जो लाइन खींच रहा हूं ये क्या है, मिरर है। के की मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसी बनेगी, देखो देख सकते हो, ये मिरर इमेज बनेगी ना। अब देखो सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझाता हूं आपको, एक ही पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। इस ए की मिरर इमेज है ना, इसको उठाकर इस पे रखो, ये क्या ये ए इस ए को पूरी तरह से कवर कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब अगर किसी लेटर में, लेटर से समझा रहा हूं आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कंपाउंड ही क्यों ना हो, चाहे वो भाई ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ गया, सब्सटेंस आ गया, सब्सटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ गया, कोई एलिमेंट भी आ गया, छोटा सा कोई इंग्लिश का लेटर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ए की मिरर इमेज ए है, इस ए लेटर को, मतलब अगर कंपाउंड की मिरर इमेज उसके ऊपर पूरी तरह से उसको
कवर कर दे, इसका मतलब ये कंपाउंड में क्या है, सुपर इम्पोजिबल। ये सुपर इम्पोजिबल है भाई, सुपर इम्पोजिबल। और के को, इस के की मिरर इमेज क्या बनी, ये, इस मिरर इमेज को उठा के यहां पर रखो, कहां पर, यहां पर। इसका मतलब ये मिरर इमेज इसको कवर कर लेगी, नहीं कर पाएगी। मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर मेरा कॉन्सेप्ट सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का किसी को समझ में आ गया हो, देन हिट द लाइक बटन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पास और भी एग्जांपल है। देखो एन की मिरर इमेज बना के देखो क्या बनेगी, ये बनेगी, लेकिन इस कंपाउंड में किसी प्रकार से सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा। कैसे, देखो इस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। इस मतलब एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हालांकि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर रखो, एन को एन के ऊपर रखोगे, ये सुपर इम्पोजिबल तो नहीं है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो मोस्टली बच्चे क्या कह देंगे, ये कंपाउंड कायरल हो जाएगा, एन लेटर है कायरल है, लेकिन नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई। डी को देखो, डी का क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको ऊपर उठा के रखो, ये बनेगा ना, ये कंपाउंड के अंदर क्या है, डी क्या है, ये कायरल है, इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और दूसरा ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और एक और बताता हूं, जो एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी को पता लगाने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी को पता लगाने के लिए भाई साहब सबसे मेन काम किया था लुईस पास्चर ने। सारा क्रेडिट इस बंदे को जाता है, इट इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा, लुईस पास्चर, इसने सबसे पहले पता लगाया था ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। और इसने ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर जो कायरल वर्ड है ना, कायरल, ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर जो कायरल वर्ड है, उसको एक वर्ड से रिलेट किया था उसने, कि उसने कहा था कि कायरल वर्ड से आया कायरलिटी। कायरलिटी मतलब जिस कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर कार्बन चारों डिफरेंट कार्बन से अटैच है, वो कंपाउंड कायरल होगा, और उसमें किसी प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट नहीं हो सकता। और सिमेट्री एलिमेंट ना होने के साथ साथ वो कंपाउंड कभी भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बनाएगा, हमेशा कैसी बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे लेट आई प्रूव दिस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन लिया था मैंने ब्यूटेन 2 तो ब्यूटेन 2 को प्रूव करके दिखाता हूं मैं। देखो ये CH3 है, यहां पर C2H5 है, H है वो बिलो द प्लेन है, और OH है वो अबोव द प्लेन है, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, इसको पूरी तरह से लिख देते हैं CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन 2, ये ब्यूटेन 2 है। अब इस कंपाउंड की मिरर इमेज आप बना के देखोगे ना, तो मिरर में उल्टा हो जाता है, जो बिलो द प्लेन होता है वो अबोव द प्लेन हो जाता है, जो अबोव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन हो जाता है। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो ऐसे से बनेगी, CH3, ये C2H5 इधर आ जाएगा, CH2 CH3, और जो H बिलो द प्लेन है वो चला जाएगा अबोव द प्लेन, और जो OH अबोव द प्लेन है वो चला जाएगा बिलो द प्लेन। H तो कहां चला जाएगा, अबोव द प्लेन, और OH कहां जाएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। इसका मतलब ये कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो है, इसकी रोटेशन अगर राइट में है तो इसकी रोटेशन किस में आएगी, लेफ्ट में आएगी। तो डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज भी है, और मिरर इमेज भी कैसी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज भी कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल डेफिनेटली समझ पाओगे। देखो इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर भी है, यहां से एक नया वर्ड जनरेट करूंगा आपके सामने, बड़ा ध्यान से सुनना। इस कंपाउंड के अंदर एक तो कायरल सेंटर है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू द 4 डिफरेंट कार्बन, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इसका मतलब इस कंपाउंड में किसी प्रकार की सिमेट्री एलिमेंट नहीं आ सकती ना। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड के अंदर मिरर इमेज कैसे होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है इसकी मिरर इमेज ये बनी। अब इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखो, तो देखो OH पहले बिलो द प्लेन था, पहले अबोव द प्लेन था, बाद में बिलो द प्लेन, तो क्या भी OH के ऊपर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। H पहले क्या था, बिलो द प्लेन, बाद में क्या चला गया, अबोव द प्लेन, तो H कभी H के ऊपर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये मेन चीज है। तो ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो लिवो की और लिवो डेक्स्ट्रो की दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। समझ में आई मेरी बात, मिरर इमेज तो है भाई, डेक्स्ट्रो लिवो की मिरर इमेज है, सबको पता है भाई। डेक्स्ट्रो को मिरर के सामने रखोगे तो लिवो नजर आएगा, लिवो को मिरर के सामने रखोगे तो डेक्स्ट्रो नजर आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो है,
लेकिन मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। जैसे ए है, ए को मिरर के सामने रखो तो ए ही नजर आता है, तो एक मिरर इमेज को भी इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। लेकिन के को के के ऊपर रखोगे, के को के ऊपर रखोगे तो मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये इस प्रकार से आपको पता लगेगा। आगे फंडा क्लियर समझ में। चलो अब कायरलिटी को ना लुईस पास्टर ने एक वर्ड से रिलेट किया था, हैंडेडनेस। अपने हाथ है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो आपको प्रूव करके दिखाता हूं। भाई साहब ये मेरा हाथ है, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, तो ये मिरर है, दिस इज द मिरर, समझ पा रहे हो। तो इस हाथ की इस हैंड की मेरी मिरर इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी, ऐसे बिल्कुल सामने रख देता हूं, ऐसे बनेगी, बिल्कुल बनेगी ना। अब देखो ये वाली जो फिंगर है मेरी, ये वाली जो फिंगर है उसकी मिरर इमेज यहां बनेगी, जो फर्स्ट फिंगर है उसकी मिरर इमेज यहां बनेगी, अंगूठे की मिरर इमेज यहां बनेगी, इस फिंगर की मिरर इमेज यहां बनेगी, इस फिंगर की मिरर इमेज यहां बनेगी। इसका मतलब है और अगर मैं कह दूं ये हैंडेडनेस डेक्स्ट्रो है और इसकी जो है लीवो है, अब इसको पूरे को पूरा उठा के इसके ऊपर रखो तो यहां से अंगूठा बाहर निकल गया, यहां से अंगूठा बाहर निकल गया। इस लिटिल फिंगर के ऊपर मेरी फर्स्ट फिंगर आ रही है और इस लिटिल फिंगर के नीचे ये फर्स्ट फिंगर आ रही है। इसका मतलब है इसने पूरा कवर नहीं किया, इसने इसको पूरा कवर नहीं किया है। तो दैट्स व्हाई कायरलिटी वर्ड क्या होती है, हमारा एक हाथ है ना, दूसरे हाथ की मिरर इमेज तो है लेकिन मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो दैट्स व्हाई कायरलिटी वर्ड इज रिलेटेड विद द हैंडेडनेस। तो क्लियर हो गया आपको बात समझ में। तो दैट्स व्हाई, तो मतलब कंपाउंड में कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल एक सोल क्राइटेरिया नहीं है, जैसे मीथोटार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल दिया। अब ये ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो और लीवो दो कंपाउंड जिनमें एक कायरल सेंटर हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपाउंड जिसमें एक कायरल सेंटर हो, जिसमें एक डेक्स्ट्रो एक लीवो है, डेक्स्ट्रो लीवो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन कैसी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ध्यान रखना, अगर दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, उन दोनों कंपाउंड्स को आपस में एक स्पेशल वर्ड से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एनंशियोमर्स। अब भूलना, ठीक है। जैसे मेरे सामने ब्यूटेन टूओल है, क्या है, ब्यूटेन टूओल, और ब्यूटेन टूओल को लिखने के मेरे साथ दो तरीके हैं। एक तो मैं लिखूं ब्यूटेन टूओल को आगे प्लस लगा दूं, देखो प्लस का मतलब होता है डी, डेक्स्ट्रो, ठीक है, और माइनस का मतलब होता है एल का मतलब लीवो। समझ में आ गई बात। अगर मैं प्लस लगा रहा हूं इसका मतलब ब्यूटेन टूओल का डेक्स्ट्रो आइसोमर है, इसका मतलब है प्लस ब्यूटेन टूओल। तो ये तो हो गया, यहां पे लिख देता हूं, ये प्लस ब्यूटेन टूओल है, ये माइनस ब्यूटेन टूओल है, इसका मतलब ये लीवो है, ये डेक्स्ट्रो है, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन और आती है स्पेशल जिसका नाम है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं कह दूं इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, डेफिनेटली एस आएगी, ठीक है। सो डेक्स्ट्रो लीवो आर एस पॉजिटिव नेगेटिव बोथ all these are non-superimposable mirror image of each other. So if the two compounds are forming non-superimposable mirror image of each other, it means they are enantiomers. ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो अभी इस लेक्चर नंबर 3 को इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर हम लेक्चर नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 में बाकी बातें डिस्कस करेंगे। और बाकी बातों में क्या है, अभी तो हमने देखो केवल इस तरह का पॉइंट बताया है कि कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए, कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो कंपाउंड में किसी प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट ना हो, और एक कब पॉसिबल है, कंपाउंड में जब कायरल सेंटर होगा, ठीक है। और केवल कायरल सेंटर के होने से काम नहीं चलता, कि जैसे मीथोटार्ट्रिक एसिड में दो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था, क्यों, क्योंकि उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई थी। क्या आ गई थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरी बात, वो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और कुछ और बातें डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा रेस्टरिंग मिक्सचर, SN1 के अंदर बनता है रेस्टरिंग मिक्सचर। एक पढ़ेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल
डायस्टीरियोमर्स वर्ड आएगा। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है जेईई मेंस वालों के लिए स्पेशल और नीट के लिए कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ मीजो कितने बनेंगे, या फिर पूरा पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। मान लो आपको कोई कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछ ले कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो वो आपको बताने का क्राइटेरिया बताऊंगा अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपको पूरा पैकेज आइसोमेरिज्म का। सो हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द जीओसी आइसोमेरिज्म पार्ट नंबर 3। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना और हमें रिव्यू देना आपको कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग और आगे बढ़िए।